दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसी दुर्घटना की जिसने हर किसी को भयभीत किया। एशियाना एयरलाइंस की उड़ान 214 एक अनुसूचित ट्रांसपेसिफिक यात्री उड़ान थी, जो दक्षिण कोरिया के सियोल के पास इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू हुई थी। 6 जुलाई 2013 की सुबह उड़ान का संचालन कर रहा बोइंग 777-200 संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अंतिम दृष्टिकोण पर रुक गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जहाज पर सवार 307 लोगों में से 3 की मृत्यु हो गई, अन्य 187 घायल हो गए, जिनमें से 49 गंभीर रूप से घायल हो गए। 13 गंभीर रूप से घायल होने वालों में 4 फ्लाइट अटेंडेंट भी शामिल थे, जो अपनी सीटों पर बंधे हुए रनवे पर गिर गए थे, जब रनवे से थोड़ी दूरी पर समुद्री दीवार से टकराने के बाद पिछला हिस्सा टूट गया था। 1995 में इस विमान के सेवा में आने के बाद से यह बोइंग 777 की पहली घातक दुर्घटना थी। यूएस नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की जांच ने निष्कर्ष निकाला कि दुर्घटना हवाई जहाज के अंतिम दृष्टिकोण के उड़ान चालक दल के कुप्रबंधन के कारण हुई थी। बोइंग के जटिल उड़ान नियंत्रण प्रणालियों के दस्तावेजीकरण और एशियाना एयरलाइंस के पायलट प्रशिक्षण में कमियों को भी सहायक कारकों के रूप में उद्धृत किया गया था। 25 फरवरी 2006 को इसकी पहली उड़ान थी और 7 मार्च को एशियाना एयरलाइंस को इसकी नई आपूर्ति की गई थी। दुर्घटना के समय विमान ने 37,120 उड़ान घंटे और 5,388 टेक ऑफ और लैंडिंग चक्र जमा कर लिए थे। यह इसकी पहली घातक दुर्घटना थी। दूसरी दुर्घटना और 1995 में 777 के व्यावसायिक रूप से परिचालन शुरू होने के बाद से तीसरी पतवार क्षति थी। वायुसैनिक दल में 3 कप्तान और 1 प्रथम अधिकारी शामिल थे। दाहिनी सीट पर 49 वर्षीय कैप्टन ली जियोग मिन ने एक चेक प्रशिक्षक कैप्टन और कमांड पायलट की दोहरी भूमिका निभाई, जो उड़ान के सुरक्षित संचालन के लिए जिम्मेदार थे। उनके पास 12,387 घंटे की उड़ान का अनुभव था, जिसमें से 3,220 घंटे 777 में थे। प्रशिक्षक के रूप में यह उनकी पहली उड़ान थी। 45 वर्षीय ली कांगकुक बाईं सीट कप्तान पद पर थे और उड़ान भरने वाले पायलट थे। वह अपना प्रारंभिक परिचालन अनुभव आईओई प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था और एशियाना की आईओई आवश्यकताओं को पूरा कर चुका था। उनके पास 9,793 घंटे की उड़ान का अनुभव था, जिसमें से 43 घंटे 777 से अधिक 9 उड़ानों में थे, और वह सही सीट पर प्रशिक्षक कप्तान की देखरेख में नियंत्रण का संचालन कर रहे थे। दुर्घटना के समय 40 वर्षीय राहत प्रथम अधिकारी बोग डोन बोन कॉकपिट जंप सीट से देख रहे थे। उनके पास 4,557 घंटे की उड़ान का अनुभव था, जिसमें से 715 घंटे 777 में थे। 52 वर्षीय रिलीफ कैप्टन ली जोन जू ने यात्री केबिन में बिजनेस क्लास की सीट पर कब्जा कर लिया। बोग डोन बोन को टूटी हुई पसली के लिए चिकित्सा उपचार प्राप्त हुआ। अन्य किसी भी पायलट को अस्पताल में देखभाल की आवश्यकता नहीं पड़ी। पिछला हिस्सा टूटने पर पीछे बैठे 4 फ्लाइट अटेंडेंट विमान से बाहर निकल गए, लेकिन वे बच गए। विमान में 12 फ्लाइट अटेंडेंट सवार थे, 10 दक्षिण कोरियाई और 2 थाई। 6 फ्लाइट अटेंडेंट को शारीरिक और भावनात्मक उपचार मिला। अन्य 6 दक्षिण कोरिया लौट आए। वांग लिन जिया और यिमिंग युआन, दोनों चीनी, दुर्घटना के तुरंत बाद विमान के बाहर मृत पाए गए थे, जिन्हें दुर्घटना के दौरान विमान से बाहर फेंक दिया गया था। किसी भी पीड़ित ने सीट बेल्ट नहीं पहना था। संभावना है कि ये यात्री केबिन में ही रह गए होते और अगर उन्होंने सीट बेल्ट लगा रखी होती तो वे बच जाते। 19 जुलाई 2013 को सैन मेटो काउंटी कोरोना के कार्यालय ने निर्धारित किया कि बचाव वाहन द्वारा कुचले जाने से पहले मिंग युआन अभी भी जीवित था और कुंड बल के आघात से मारा गया था। 28 जनवरी 2014 को सैन फ्रांसिस्को शहर के वकील के कार्यालय ने दावा किया कि जब उसे कुचला गया तो वह पहले ही मर चुकी थी। तीसरे यात्री लियू यिपेन की दुर्घटना के 6 दिन बाद सैन फ्रांसिस्को जनरल अस्पताल में चोटों के कारण मृत्यु हो गई। उसने अपनी सीट बेल्ट पहन रखी थी और सीट 42A पर बैठी थी, जो विमान के बाईं ओर यात्री सीटों की आखिरी पंक्ति में है, दरवाजे 4L के आगे। दुर्घटना के दौरान यिपेन की सीट का पिछला हिस्सा पीछे और फर्श की ओर घूम गया, जिससे वह बेनकाब हो गई। उसकी चोटें संभवतः दरवाजे 4L से टकराने का परिणाम थी, जो हवाई जहाज के अंतिम प्रभाव के दौरान अलग हो गया था। 10 लोगों को सैन फ्रांसिस्को जनरल अस्पताल और कुछ को स्टैनफोर्ड मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया। क्षेत्र के 9 अस्पतालों में कुल 182 घायल लोगों को भर्ती किया गया। सैन फ्रांसिस्को अग्निशमन विभाग के प्रमुख जोआन हेस वाइट ने हवाई अड्डे पर 2 प्रवेश बिंदुओं की जांच करने के बाद संवाददाताओं को बताया कि विमान में सवार सभी लोगों का हिसाब किताब कर लिया गया है। यात्रियों में से 141 लगभग अधिक चीनी नागरिक थे। उनमें से 90 से अधिक लोग शंघाई पुडोंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एशियाना एयरलाइंस की उड़ान 362 में सवार हुए थे, जो इंचियोन में उड़ान 214 से जुड़ रही थी। इंचियोन चीन और उत्तरी अमेरिका के बीच एक प्रमुख संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करता है। जुलाई 2013 में एशियाना एयरलाइंस इंचियोन, सियोल और मुख्य भूमि चीन के 21 शहरों के बीच संचालित हुई। ग्रीष्मकालीन शिविर के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जा रहे चीनी यात्रियों में 70 छात्र और शिक्षक शामिल थे। 30 छात्र और शिक्षक शांसी से थे और अन्य झेजियांग से थे। 5 शिक्षक और 29 छात्र झेजियांग के जियांगशान हाई स्कूल से थे। वे एक साथ यात्रा कर रहे थे। 35 छात्रों को वेस्ट वैली क्रिश्चियन स्कूल के ग्रीष्मकालीन शिविर में भाग लेना था।
शांक्सी के छात्रों की उत्पत्ति ताइवान से हुई, जिसमें ताइवान नंबर 5 माध्यमिक विद्यालय के 22 छात्र और शिक्षक और ताइवान विदेशी भाषा स्कूल के 14 छात्र और शिक्षक शामिल थे। मरने वाले 3 यात्री जियानशान हाई स्कूल समूह से वेस्ट वैली कैंप में थे। 6 जुलाई 2013 को उड़ान Z214 ने इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ICN से शाम 5:04 बजे पर उड़ान भरी, जो अपने निर्धारित प्रस्थान समय से 34 मिनट बाद थी। इसे सुबह 11:04 बजे PDT शाम के 6:04 UTC पर सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे SFO पर उतरना था। लैंडिंग तक उड़ान में कोई हलचल नहीं थी। रनवे 28L पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS वर्टिकल गाइडेंस ग्लाइड स्लोप अनुपलब्ध था, क्योंकि इसे 1 जून को सेवा से बाहर कर दिया गया था और एयरमैन को इस आशय का नोटिस जारी किया गया था। इसलिए रनवे तक सटीक ILS दृष्टिकोण संभव नहीं था। उड़ान को 11:21 पूर्वाह्न PDT पर रनवे 28L के दृश्य दृष्टिकोण के लिए मंजूरी दे दी गई थी और 180 समुद्री मील 330 किलोमीटर घंटा 210 मील प्रति घंटे की गति बनाए रखने के लिए कहा गया था, जब तक कि विमान 5 समुद्री मील न हो जाए, रनवे से 5.8 मील दूर। सुबह 11:26 बजे उत्तरी कैलिफोर्निया TRACON नॉर्काल अप्रोच ने उड़ान को सैन फ्रांसिस्को टावर के लिए रवाना किया। एक टावर नियंत्रक ने सुबह 11:27 बजे चालक दल की दूसरी कॉल को स्वीकार किया, जब विमान 1.5 मील 2.4 किलोमीटर 1.3 nmi दूर था और उतरने की मंजूरी दे दी। उड़ान के लगातार 4 दिन 214 अंतिम दृष्टिकोण स्पीड और ग्लाइड पथ 6 जुलाई की दुर्घटना उड़ान लाल रंग में दिखाई गई है। मौसम बहुत अच्छा था। नवीनतम मेटा ने हल्की हवा 10 मील 16 किलोमीटर दृश्यता अधिकतम ये रिपोर्ट कर सकता है, कोई वर्षा नहीं और पवन कतरनी का कोई पूर्वानुमान या रिपोर्ट नहीं दी। पायलटों ने रनवे के सटीक दृष्टिकोण पथ संकेतक PAPI की सहायता से एक दृश्य दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया। प्रारंभिक विश्लेषण से संकेत मिलता है कि विमान का दृष्टिकोण बहुत धीमा और बहुत नीचे था। प्रभाव से 82 सेकंड पहले लगभग 1600 फीट 490 मीटर की ऊंचाई पर ऑटो पायलट को बंद कर दिया गया था, थ्रॉटल को निष्क्रिय कर दिया गया था और अंतिम वंश के दौरान विमान को मैन्युअल रूप से संचालित किया गया था। NTSB के अध्यक्ष डेबोरा हर्समैन ने कहा कि पायलटों ने विमान को ऑटो लैंड स्थिति के लिए सेट नहीं किया था। उन्हें एक दृश्य दृष्टिकोण के लिए मंजूरी दे दी गई थी और वे हवाई जहाज को हाथ से उड़ा रहे थे। उन्होंने कहा, वहां पहुंचने के दौरान पहले कॉकपिट में ग्लाइड पथ के ऊपर होने के बारे में बयान दिए गए, फिर ग्लाइड पथ पर होने के बारे में, फिर बाद में ग्लाइड पथ के नीचे होने के बारे में रिपोर्टिंग की गई। ये सभी बयान तब दिए गए जब वे सैन फ्रांसिस्को के रास्ते पर थे। उड़ान डेटा रिकॉर्डर FDR से प्रारंभिक डेटा के आधार पर NTSB ने पाया कि अंतिम दृष्टिकोण पर विमान की एयर स्पीड अपने लक्ष्य दृष्टिकोण गति से काफी नीचे गिर गई थी। FAA रडार रिटर्न डेटा की प्रारंभिक समीक्षा में असामान्य रूप से तीव्र वंश वक्र नहीं दिखा। हालांकि चालक दल ने माना कि उन्होंने अंतिम दृष्टिकोण पर ऊंची शुरुआत की थी। प्रभाव से 8 सेकंड पहले 125 फीट 38 मीटर की ऊंचाई पर हवाई गति 112 समुद्री मील 207 किलोमीटर घंटा 129 मील प्रति घंटे तक गिर गई थी। कॉकपिट क्रू की प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार विमान का ऑटो थ्रोटल सही संदर्भ गति के लिए सेट किया गया था, लेकिन जब तक रनवे के सटीक दृष्टिकोण पथ संकेतक PAPI ने उन्हें ग्लाइड पथ से काफी नीचे नहीं दिखाया, पायलट इस बात से अनजान थे कि ऑटो थ्रोटल बनाए रखने में विफल हो रहा था। वह गति प्रशिक्षक पायलट ने कहा कि PAPI ने जमीनी स्तर से लगभग 500 फीट 150 मीटर ऊपर ग्लाइड पथ के नीचे एक विचलन का संकेत दिया और उन्होंने उस समय इसे ठीक करने का प्रयास किया। 500 और 200 फीट 152 और 61 मीटर के बीच प्रशिक्षक पायलट ने एक पार्श्व विचलन की भी सूचना दी, जिसे चालक दल ने ठीक करने का प्रयास किया। प्रभाव से 7 सेकंड पहले एक पायलट ने गति बढ़ाने का आह्वान किया। FDR से पता चला कि उस समय थ्रॉटल निष्क्रिय से उन्नत थे। प्रशिक्षक पायलट ने बताया कि उसने गति बढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन जब तक वह थ्रॉटल तक पहुंचा, उड़ान भरने वाला पायलट पहले ही थ्रॉटल को आगे बढ़ा चुका था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पर प्रभाव से 4 सेकंड पहले स्टिक शेकर आर्म स्टाल की चेतावनी की आवाज सुनी जा सकती थी। एयर स्पीड प्रभाव से 3 सेकंड पहले न्यूनतम 103 समुद्री मील 191 किलोमीटर घंटा 119 मील प्रति घंटे लक्ष्य गति से 34 समुद्री मील नीचे तक पहुंच गई, जिसमें इंजन 50% शक्ति पर थे और बढ़ रहे थे। सह पायलट ने टक्कर से लगभग 1.5 सेकंड पहले चलने के लिए कहा। प्रभाव के समय हवाई गति 106 समुद्री मील 196 किलोमीटर घंटा 122 मील प्रति घंटे तक बढ़ गई थी। मलबे के अनुमानित स्थान तीर प्रभाव से पहले उड़ान की दिशा को इंगित करता है। पूर्वाह्न 11:28 बजे विमान रनवे 28L की दहलीज से कुछ ही दूर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लैंडिंग गियर और फिर पूंछ सैन फ्रांसिस्को खाड़ी में फैली समुद्री दीवार से टकराए। बायां इंजन और पिछला भाग विमान से अलग हो गए। NTSB ने नोट किया कि मुख्य लैंडिंग गियर समुद्री दीवार से टकराने वाला विमान का पहला भाग विंग ईंधन टैंक संरचना की सुरक्षा के लिए डिजाइन के अनुसार विमान से साफ अलग हो गया। ऊर्ध्वाधर और दोनों क्षैतिज स्टेबलाइजर दहलीज से पहले रनवे पर गिर गए। जैसे ही विमान पश्चिम की ओर फिसला, धड़ और पंखों का शेष हिस्सा वामावर्त लगभग 330 डिग्री तक घूम गया।
वीडियो में इसे पंख और नाक के इर्द गिर्द घूमते हुए और तेजी से जमीन की ओर झुकते हुए दिखाया गया है। लगभग 1 मिनट के बाद मलबे से धुएं का गहरा गुबार उठता देखा गया। आग का पता दाहिने इंजन के ऊपर टूटे हुए तेल टैंक से लगा। रिसता हुआ तेल गर्म इंजन पर गिर गया और आग लग गई। आग जेट ईंधन से नहीं लगी थी। तीनों अग्नि हैंडल बढ़ाए गए थे। ये विमान में आग बुझाने के उद्देश्य से सुरक्षा उपकरण संचालित करते हैं। विमान के क्षतिग्रस्त होने के बावजूद कई अपने दम पर चलने में सक्षम थे। विमान के दाईं और पहले और दूसरे दरवाजे के लिए स्लाइड दुर्घटना के दौरान विमान के अंदर तैनात हो गए, जिससे पास में बैठे फ्लाइट अटेंडेंट को पिन कर दिया गया। सितंबर 2013 में एनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सरकार दशकों से निकासी स्लाइडों की विश्वसनीयता के बारे में चिंतित थी। संघीय सुरक्षा रिपोर्ट और सरकारी डेटाबेस से पता चलता है कि एनटीएसबी ने स्लाइडों से बचने के लिए कई सुधारों की सिफारिश की है और संघीय विमानन प्रशासन ने हजारों एकत्र किए हैं उनके बारे में शिकायतें। एसएफओ में दुर्घटना से 2 महीने पहले एफएए ने कुछ बोइंग 777 विमानों पर स्लाइड रिलीज तंत्र के निरीक्षण का आदेश देते हुए एक उड़ान योग्यता निर्देश जारी किया था, ताकि स्लाइड तैनाती में बाधा उत्पन्न करने वाले जंत का पता लगाया जा सके और उसे ठीक किया जा सके। एशियाना के 25 साल के इतिहास में ये तीसरी घातक दुर्घटना थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।